चाहे प्लैनेट्स, चंद्रमा या तारे हों, ब्रह्मांड में अनगिनत खगोलीय पिंड एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इन सभी ऑब्जेक्ट्स में एक बात समान ये है कि ये सभी सीमित हैं। विशेष रूप से ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड में प्रक्रियाएं डिस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन की लगातार रिदम के अधीन है। वे जगहें जिनमें सितारों और प्लैनेट्स का जन्म होता है, उन्हें वैज्ञानिक सबसे महत्वपूर्ण जगहों में गिनते हैं। ब्रह्मांड में नए खगोलीय ऑब्जेक्ट्स के निर्माण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, ये केंद्रीय प्रश्न हमेशा से मॉडर्न स्पेस रिसर्च के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक रहा है। अब कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के कुछ लोगों ने इन जगहों में आश्चर्यजनक चीजों का पता लगाया है। आज हम जानेंगे कि रिसर्चर्स को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और कुछ अनोखी खगोलीय खोजों को जिन्हें रिसर्चर्स ने हाल ही में रिकॉर्ड किया है। शुरुआती आकाशगंगाओं में हैरान कर देने वाली खोज। रिसर्चर्स की दुनिया में बिग बैंग के बाद 3 अरब साल के समय में बनी आकाशगंगाओं को अपनी तरह की सबसे पुरानी माना जाता है। सैद्धांतिक रूप में रिसर्चर्स इस अजम्पशन का समर्थन करते हैं कि उन आकाशगंगाओं में बड़ी मात्रा में ठंडी हाइड्रोजन गैस के भंडार थे, जिसने बदले में नए सितारों के निर्माण के लिए गैलेक्टिक ईंधन के रूप में काम किया। इस प्रकार शुरुआती आकाशगंगाओं का अध्ययन वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की कुछ सबसे पुरानी जगहों में फॉर्मेशन प्रोसेसेस को समझने में मदद करता है। इसलिए जब रिसर्चर्स हब्बल स्पेस टेलीस्कोप और नॉर्थ के चिलियन एंडीज में अल्मा की मदद से इनमें से कुछ शुरुआती विशाल आकाशगंगाओं को डिटेल से देखने में व्यस्त थे, तो उन्हें एक असामान्य परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिसे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। विशेष रूप से वैज्ञानिकों ने पहले से ही 6 विलुप्त आकाशगंगाओं की पहचान कर ली थी, जो अब नए सितारों को प्रोड्यूस नहीं करती थी। शुरुआत में वैज्ञानिक मानते थे कि बिग बैंग के कुछ अरब साल बाद शुरुआती आकाशगंगाओं ने सितारों को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था, लेकिन ऐसा गैलेक्सीज द्वारा स्टार फॉर्मेशन के लिए आंतरिक गैस ईंधन का उपयोग करने के कारण था। एक नई रिसर्च के अध्ययन में रिसर्चर्स एक क्रांतिकारी निष्कर्ष पर पहुंचे। जिस समय ठंडी हाइड्रोजन गैस का उपयोग हो रहा था, उसका लगातार हो रहे स्टार फॉर्मेशन से कोई सीधा संबंध नहीं था। इस ऑब्जर्वेशन के दौरान वैज्ञानिक मिलीमीटर रेंज में हो रहे लगातार इमिशन को दर्ज करने में सफल रहे। सरल शब्दों में यह एक तरह का कॉस्मिक डस्ट ट्रेल है। इन ऑब्जर्वेशंस के कारण रिसर्चर्स शुरुआती आकाशगंगाओं में बची हुई गैस की मात्रा के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल पाए। इन जगहों के डिटेल्ड सर्वे ने इन दूर की आकाशगंगाओं के केंद्र में गहराई से होने वाली प्रक्रियाओं में एक अंतर्दृष्टि प्रदान की। सामान्य तौर पर जिन आकाशगंगाओं का स्टार फॉर्मेशन ईंधन समाप्त हो जाता है, तो ऐसी आकाशगंगाओं के मामले में ऐसा प्रयास बेहद कठिन होता है, क्योंकि जैसे ही ये आकाशगंगाएं स्टार फॉर्मेशन बंद कर देती हैं, तो आकाश में ये सिस्टम तुलनात्मक रूप से बहुत जल्दी कमजोर दिखाई देने लगते हैं। गहराई से हुई जांच से अब पता चला है कि ये ठंडी हाइड्रोजन गैस स्टार फॉर्मेशन के दौरान समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि इन 6 पुरानी आकाशगंगाओं के ब्रह्मांडीय गैस भंडार एक दूसरी प्रक्रिया के चलते समाप्त हो गए थे। अब इसके लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार थी, ये हमें भविष्य की जांच के दौरान पता चलेगा। सिद्धांत रूप में हम जानते हैं कि गैस का रहस्यमय रूप से कम होना सीधे एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की एक्टिविटी से संबंधित है। ब्रह्मांडीय बमबारी। सौरमंडल में अधिकांश ज्ञात एस्ट्रॉयड्स उस क्षेत्र में मौजूद हैं जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट नाम दिया गया है। यह मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के बीच मौजूद खगोलीय पिंडों का एक समूहित संग्रह है, यानी क्लस्टर कलेक्शन है। वर्तमान में हम जानते हैं कि कम से कम 6 लाख एस्ट्रॉयड्स इस क्षेत्र से घूमते हैं। अतीत में खगोलविदों को इनमें से कुछ एस्ट्रॉयड्स इतने बड़े लगते थे कि उन्हें शुरू में एक पूरे प्लैनेट के रूप में क्लासिफाइड किया गया था। मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट में अब तक के सबसे भारी एस्ट्रॉयड का नाम वेस्टा रखा गया है। ये लगभग 509 किलोमीटर की औसत डायमीटर वाला विशाल ऑब्जेक्ट है, जो हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन फेज से एक प्रोटोप्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे गैलेक्टिक पड़ोस के दूसरे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के मामले में होता है। वेस्टा का जन्म छोटे धूल कणों के जुड़ने से हुआ था। बाद में फॉर्मेशन फेज की अंतिम स्टेज में इस पर बड़े बड़े एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट हुआ और ये अधिक विशाल होता गया। साथ ही वेस्टा बहुत ज्यादा गर्म हो गया, जिससे अंत में
इस खगोलीय ऑब्जेक्ट की सतह पर मैग्मा महासागर के साथ साथ इसके आंतरिक भाग में एक लिक्विड मेटल कोर विकसित हुआ। हजारों सालों तक कई गैलेक्टिक मिसाइल्स इस एस्टेरॉयड की चमकदार गर्म सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होती रहीं। इस ब्रह्मांडीय बमबारी से इस एस्टेरॉयड से अलग हुए कुछ टुकड़े पृथ्वी पर उल्कापिंडों के रूप में पहुंचे। रिसर्चर्स ने पृथ्वी पर मिले वेस्टा उल्कापिंड की हाल ही में केमिकल एनालिसिस की थी। इस जांच के दौरान रिसर्चर्स ने माना कि आगे के गैलेक्टिक इंपैक्ट्स ने एस्टेरॉयड क्रस्ट की संरचना और मेंटल को काफी बदल दिया। यहाँ तक कि कोर फॉर्मेशन के बाद भी न्यूक्लिएशन के तुरंत बाद जमा हुआ द्रव्यमान बाद में जुड़े द्रव्यमान से काफी ज्यादा था। छोटे खगोलीय ऑब्जेक्ट की थर्मल डेवलपमेंट का पता विशेष मॉडल कैलकुलेशंस की सहायता से काफी हद तक लगाया जा सकता है। ब्रह्मांडीय प्रोजेक्टाइल के मटेरियल का एस्टेरॉयड के मेंटल में मिक्स होने के लिए ये आवश्यक है कि एस्टेरॉयड पर्याप्त गर्म हो। रिसर्चर्स के मॉडल से ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये वेस्टा पर लगभग 4.5 अरब साल पहले का मामला है। हालांकि पहले वैज्ञानिकों ने ये मान लिया था कि वेस्टा पर यह गैलेक्टिक बमबारी कई करोड़ों साल बाद तब हुई थी जब पृथ्वी के प्राकृतिक चंद्रमा पर कुछ बड़ी विशेषताओं वाले इम्पैक्ट क्रेटर बने थे। लेकिन ये केवल वेस्टा से ही संबंधित नहीं है। पहले रिसर्चर्स का मानना था कि एस्टेरॉयड्स केवल आज की एस्टेरॉयड बेल्ट से ही आए हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति आंतरिक सौरमंडल में हुई थी। असल में जैसे हमारे गैलेक्टिक चट्टानी प्लैनेट्स की उत्पत्ति हुई थी, हमारे नीले प्लैनेट को भी अपने प्रारंभिक चरण में ब्रह्मांड से लगातार बमबारी का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार विशाल मैग्मा महासागर, जो उस समय पृथ्वी की सतह को सुशोभित करता था, कई लाखों सालों की अवधि में एस्टेरॉयड्स के इम्पैक्ट से लगातार रिन्यू होता रहा। ब्रह्मांडीय बमबारी के समाप्त होने के बाद ही वातावरण में गर्म जलवाष्प ठंडे हुए और बारिश हुई और अंत में पृथ्वी पर विशाल महासागरों का निर्माण हुआ। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद चंद्रमाओं का जन्म। अभी भी पृथ्वी के चंद्रमा की सही उत्पत्ति एक अनसुलझी गैलेक्टिक मिस्ट्री है। हमारे चंद्रमा के जन्म के संबंध में कई अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी प्रूव नहीं हो सकी है। गैलेक्टिक किनारे से परे ये दृश्य इस रहस्य को समझने में मदद कर सकता है और इसका उत्तर हमारे सामने ही हो सकता है। असल में खगोल वैज्ञानिक लगातार अपना ध्यान हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद प्लैनेटरी सिस्टम्स की ओर लगा रहे हैं। वहां प्राकृतिक उपग्रहों के फॉर्मेशन मैकेनिज्म की जांच करने के लिए कुछ महीने पहले रिसर्चर्स एक मील का पत्थर हासिल करने में कामयाब हो गए। वे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद जुपिटर की तरह के प्लैनेट के चारों ओर एक डिस्क की पहचान करने में सफल रहे, जिससे चंद्रमा संभवतः उत्पन्न हो सकते हैं। अल्मा द्वारा प्रोवाइड किए गए हाई रेजोल्यूशन से वैज्ञानिक इस डिस्क की पहचान कर पाए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये ब्रह्मांडीय धूल डिस्क साफ तौर पर इस प्लैनेट से ही जुड़ी हुई है। इस खगोलीय ऑब्जेक्ट का नाम PDS-70C है और ये हमसे लगभग 400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक तारे की परिक्रमा करता है। रिसर्चर्स की टीम ने पाया कि आसपास के धूल डिस्क का डायमीटर लगभग सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर है। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में पृथ्वी के चंद्रमा के आकार के 3 उपग्रहों का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान है। यह सनसनीखेज खोज न केवल भविष्य की ऑब्जर्वेशंस के दौरान चंद्रमाओं के निर्माण के अनसुलझे प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि रिसर्चर्स के लिए प्लैनेट्स के बनने के बारे में कुछ सिद्धांतों को साबित करना भी संभव हो सकता है, जो अभी तक बेबुनियाद हैं। मूल रूप से खगोलीय ऑब्जेक्ट युवा सितारों के चारों ओर धूल की डिस्क में बनते हैं। ये मटेरियल बढ़ते प्लैनेट्स के लिए गैलेक्टिक स्टॉक के रूप में काम करते हैं, ग्रोथ प्रोसेस के लिए कंज्यूम किया जाने वाला मटेरियल। इस प्रोसेस में यह संभव है कि संबंधित प्लैनेट अपने आप एक सरकम प्लैनेटरी डिस्क विकसित करे। कई टकरावों के दौरान इस डिस्क की धूल और गैस डेंस होकर और भी बड़ी संरचनाओं में बदल सकती है, जो समय के साथ पूर्ण विकसित चंद्रमाओं में बदल जाती हैं। हालांकि इन फॉर्मेशन प्रोसेसेस की बुनियादी विशेषताएं खगोलविदों को काफी हद तक पता हैं, फिर भी इस संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जाना बाकी है। उदाहरण के लिए रिसर्चर्स अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्लैनेट्स और उनके चंद्रमा कहां और कब बने। हालांकि खगोल वैज्ञानिक पहले ही स्टार चार्ट में 4000 से ज्यादा सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद प्लैनेट्स को जोड़ने में सफल हो चुके हैं। इन खगोलीय प्लैनेट्स को लगभग हमेशा पूरी तरह से बने सिस्टम में खोजा गया है। असल में PDS-70C और उसके साथी प्लैनेट
PDS-70b एकमात्र ज्ञात एक्सोप्लैनेट यानी सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद प्लैनेट्स हैं जिनका फॉर्मेशन प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वैज्ञानिकों को अब उम्मीद है कि हम अब इस सिस्टम को देखकर प्लैनेट और चंद्रमाओं के फॉर्मेशन प्रोसेस को समझ पाएंगे। आप इन खगोलीय खोजों के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।